चलो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से। सो द चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, दिस इज योर फर्स्ट बेसिक चैप्टर। जो हमने लिविंग वर्ल्ड किया था वो तो चलो ठीक था, वो उतना बेसिक नहीं था, टाइम पास चैप्टर। ये आपका ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको दो ही चीजें दिखेंगी। एक तो आपको दिखेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा दिखेगा नॉन लिविंग। या तो लिविंग थिंग दिखेगा या तो दिखेगा नॉन लिविंग। बराबर है? तो कभी ना कभी तो आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि ऐसा क्या है लिविंग में जो नॉन लिविंग में नहीं है। गाड़ी, पैसा, घर, मां, क्या है लिविंग के पास ऐसा जो नॉन लिविंग के पास नहीं है? सेल। बराबर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या मिलने वाला है? सेल, जो कि नॉन लिविंग के पास नहीं मिलेगा। ये वाली बात समझ आ गई सभी को? तो डिफरेंस समझ आया? ओके। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखो, वो किससे बनी है? सेल से बनी है। बराबर है? सेल से बनी है। ओके, देखो, अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, आपको दो ही टाइप दिखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने जाओ तो आपको दो ही टाइप मिलेंगी, दो ही कैटेगरी मिलेगी। पहला मिलेगा यूनिसेल्यूलर और दूसरा मिलेगा मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर कितने सेल से बनेगा? एक। और मल्टीसेल्यूलर कितने बनेगा? बहुत सारे। अच्छा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस तो उनके लाइफ में बेसिक है, ये तो होना ही होना है। एग्जाम्पल, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। तो ये कुछ बेसिक और भी है। ये कुछ बेसिक प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता ही है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इन प्रोसेस की बात करूं तो यूनिसेल्युलर में ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? एक सेल अकेले वही करेगा ना सब कुछ। डाइजेशन भी वही कर रहा है, रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है, सर्कुलेशन एक अकेले सेल कर रहा है। क्योंकि और ऑप्शन नहीं है ना कि आप आओगे उस सेल के पास, बोलोगे ओह अकेला सेल है, आजा चीची करवा लाऊं। अरे वो खुद कर लेगा, आपके भरोसे नहीं बैठा है, वो कर लेगा सब कुछ। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में बात अलग है। उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पेट हमारा डाइजेशन कर रहा है। बराबर है? लीवर हमारा दूसरा काम कर रहा है, हॉर्मोन्स बना रहा है, शुगर को ऊपर नीचे करने के लिए, बेवड़ों को बचा रहा है। बराबर है? क्योंकि अल्कोहल डाइजेस्ट कर रहा है वो सब। पैर चलने में हेल्प कर रहा है, हाथ उड़ने में हेल्प कर रहा है, गला घुमाने में हेल्प कर रहा है, दिल तोड़ने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं। ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ना दो खासियत होती है। पहली खासियत ये होती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होगा? कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद देख लेगा। ऐसा नहीं कि एक ही सेल है तो आपको जाके उसका देखभाल करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पीना देके आना पड़ेगा। वो अपना देख लेगा। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामोशियम है ना जिंदा, कि जा रहे हो मदद करने उसकी? मत जाना, लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आपके अंदर आ गया तो। नेक्स्ट, वो जितने भी लाइफ के प्रोसेस हैं वो खुद कर सकता है। कितने सेल से बना है वो? एक। तो एक सेल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। अगर एक सेल से भी कुछ कम हो, उस एक सेल में कोई पार्ट नहीं था या कोई फंक्शन मिसिंग है, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो जिंदा रहेगा? अगर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे भी कुछ कम हुआ तो काम नहीं चलेगा। ये वाली बात समझ आई? पक्का? चलो आ जाओ अब। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, अबे यहां देखो, उधर बुक बुक नहीं चाहिए, इधर देखो बस। सुनो, ध्यान से सुनना। सेल सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बचपन से ये बात सुनते आए हैं। आई गेस जब पैदा हुए थे तो नर्स ने कान में पहले यही बात बोली थी
कि बेटा सुन, सेल होता है ना, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अच्छा सुने तो हैं हम, सुने तो हैं हम, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता है। मतलब सुनो, देखो कोई भी ऑर्गेनिक, क्या हो गया गले को, माइक टेस्टिंग एबीसीडी एबीसीडी। चलो सुनो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होने दो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होने दो, आप, मैं, रिजवान सर, उस्मान सर, कोई भी होने दो, कुत्ता बिल्ली छिपकली हाथी घोड़ा, कुछ भी होने दो, तुम लोग के बैग में कॉकरोच, कुछ भी होने दो, सब बॉडी का स्ट्रक्चर, कॉपी कुछ नहीं करना है, सब बॉडी का स्ट्रक्चर किसने बनाया? सेल ने। क्या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर सेल ना बनाया हो? आटे मैदे से बना है, प्लास्टिक से बना है, लोहे से बना है? सबका शरीर किससे बना है? सेल से। इसीलिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। और जितने भी फंक्शंस होती हैं बॉडी में, वो सब के सब कौन करवाता है? सेल। इसीलिए बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। यूनिट मीन सिंगल। एक अकेले सेल स्ट्रक्चर बना सकता है, एक अकेले सेल फंक्शन करवा सकता है। करवा रहा है ना, हमारे अंदर तो बहुत लोग करवा रहे हैं, लेकिन यूनिसेलुलर का तो याद करो, उनमें तो एक ही सेल है ना जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया, एक ही सेल है जो फंक्शन करवाया। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ईस्ट। आई बात समझ में? तो ये था इस लाइन का मतलब। एक बार वापस सुनो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके शरीर का स्ट्रक्चर कौन बनवाएगा? सेल। जितने भी फंक्शन है वो कौन करवाएगा? सेल। इसीलिए बोलोगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये वाली बात समझ आई? चश्मा समझ आ रहा है? चलो अब ध्यान से सुनना। अब अगर आपको सेल देखना है, अगर आपको, ये आंख है, आंख है, आंख दिखाता है, ठीक है। अगर आपको सेल देखना है, नहीं आगे नहीं, अगर आपको सेल देखना है तो क्या यूज करोगे? माइक्रोस्कोप। आंखों से तो ऐसे दिखेगा नहीं आपको कि ऐसे देख लिया ओहो सेल मजा आ गया, ऐसे दिखेगा नहीं। आपको क्या यूज करना होगा? माइक्रोस्कोप। अब ध्यान से सुनना, देखो माइक्रोस्कोप हमारे पास 3 अवेलेबल होता है। सबसे पहले हमने जो बनाया था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद हमने बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और लास्ट में सबसे लेटेस्ट फॉर्म जो हमने बनाया वो है इलेक्ट्रॉन देखो माइक्रोस्कोप और भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये वाली बात समझ आई? सिंपल माइक्रोस्कोप से नॉर्मल चीज है, कंपाउंड से थोड़ा और ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन से भयंकर देख सकते हो आप। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है कि आप कितना मैग्नीफाई कर सकते हो किसी चीज को, तो वो पावर होगा 50 to 100। कितना मैग्नीफाई कर सकते हो? 50। कैमरा लेके आप जूम करते हो ना, जूम, हाँ उधर बैठे हैं, जूम कर जूम कर जूम कर, कितना कर सकते हो? 50 to 100। मोबाइल में ज्यादा नहीं होता, मोबाइल में 10 15 20 इतना ही होता है मैक्स टू मैक्स, बराबर है? अरे ठीक है भाई, मेरा गरीबों वाला मोबाइल है। तो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना है? 50 to 100, बराबर है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कितना होता है? अप टू 1000। 1000 गुना तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो, जूम कर सकते हो, जूम। पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख गुना आप मैग्नीफाई कर सकते हो। तो अगर आपको सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर देखना हो तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? पक्का? तो ये देखो, नहीं नहीं रुक जाओ, सी, टू सी द सेल वी नीड माइक्रोस्कोप। सिंपल, कंपाउंड, और तीसरा यहां पे दिया इलेक्ट्रॉन। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा? 50 to 100। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा? अप टू 1000। एंड लास्ट इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा? 5 लाख टाइम। और इससे सेल के अंदर का पार्ट अब देखोगे। क्या ये वाली बात समझ आई सभी को? क्या यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? पक्का? ओके, वेरी गुड। चलो एक बार हम फटाफट रिकॉल करेंगे हमने कितना अभी तक किया। ध्यान से सुनना। तो हमने बात की कि हमारे सराउंडिंग में 2 चीजें दिखेंगी, लिविंग और नॉन लिविंग। ऐसा लिविंग के पास क्या है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है? कौन है वो? सेल। इसीलिए हम कहेंगे कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। मतलब लाइफ मतलब जिंदगी, जिंदगी मतलब ये जिंदगी नहीं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ बोलते हैं। तो लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो,
उनका जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कौन बनाएगा? सेल। उनका जो फंक्शन होगा वो कौन करवाएगा? सेल। इसीलिए क्या बोलोगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्या यहां तक पहुंच गए सब? कोई भी डाउट है? अब अगर आपको सेल को घूर घूर के देखना है तो क्या यूज करोगे? माइक्रोस्कोप। कितने टाइप के माइक्रोस्कोप है हमारे पास? 3। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा इलेक्ट्रॉन। सिंपल माइक्रोस्कोप की औकात कितनी होगी? 100 से 50, 50 से 100। कंपाउंड की कितनी होगी? 1000। और इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? 5 लाख। क्लियर है? क्या चश्मा डाउट है कोई? पक्का? चलो अब हम बात करेंगे शेप ऑफ द सेल की। लाइन से 4 चश्मा बैठे हो, तू भी पीछे बैठना। ऑड वुमन आउट हो रही है। अब ध्यान से सुनो, अब हम बात करेंगे शेप ऑफ द सेल की। एकदम ध्यान से सुनना। देखो अब शेप की बात करेंगे तो सेल का ना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। सेल का कोई स्पेसिफिक शेप, लगा लो लगा लो, सेल का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। लाइक कोई बोले कि सिर्फ राउंड होता है सेल, ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, अलग अलग शेप के मिलेंगे। जैसे कि देखो, चपटा भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। पॉलीगोनल मींस अलग अलग शेप का, पॉलीगोन। ओके, ओवल भी हो सकता है, कॉनिकल भी हो सकता है और कॉलमनार भी हो सकता है। तो इतने तो याद रहेंगे नहीं, जो दिमाग में आ जाए लिख देना। क्या ये वाली बात क्लियर है? इस पे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं काटेगा आपका। अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द सेल की। ध्यान से सुनना, अगर हम साइज की बात करें तो सेल के अलग अलग साइज भी होते हैं। ओके, पढ़ेंगे, आ जाओ सुनो। कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि विजिबल ही नहीं होते। कुछ सेल बैरली विजिबल, माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, आंखों की बात नहीं हो रही है। माइक्रोस्कोप में भी दिख नहीं रहे एकदम तमीज से। कुछ बैरली विजिबल है और कुछ बड़े हैं, अच्छे खासे दिख जा रहे हैं आपको। अब सुनो, अगर आपसे पूछा कोई कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे छोटा वाला सेल कौन सा, तो याद रखना माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना होगा? 0.3 माइक्रोमीटर। इसको म्यू बोलते हो, म्यू, माइक्रोमीटर। क्या ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप? ओके, यहां तक बात समझ आई? पढ़ चुके हो? क्या बोलते हो उसको? माइक्रो। और म्यू, साइन को म्यू बोलोगे। कितनी वैल्यू होती है उसकी? वेरी गुड, चलो यहां तक पहुंच गए। आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, चलो तो वापस सुनो, सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ए म्यू नहीं, माइकोप्लाज्मा। कितना साइज है उसका? 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे बड़ा 15 सेंटीमीटर, इतना बड़ा होता है एक ही अंडा। ओके, आई बात समझ में? सबसे बड़ा सेल, अंडा एक सिंगल सेल होता है, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिच का अंडा। ओके, सबसे लंबा सेल कौन सा हो गया? तो हमारा न्यूरॉन, हमारा नर्व सेल, न्यूरॉन। ये वाली बात समझ आई? तो स्मॉलेस्ट में कौन आएगा? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट में कौन आएगा? ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट में कौन आएगा? नर्व या न्यूरॉन। क्या यहां तक बात समझ आई सबको? ओके, अब ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया का सेल का साइज क्या था? क्या होगा? 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया के सेल का साइज क्या होगा? 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या सभी को ये वाली बात समझ आई? क्या इसमें कोई डाउट है? पक्का? पक्का? एक बार रिकॉल करते, आ जाओ सुनो। हमने क्या बोला कि सेल का शेप अलग होता है, सेल का साइज अलग होता है। सभी सेल्स का शेप और साइज फिक्स नहीं होगा। जैसे कि अगर शेप की बात करूं तो बहुत सारे शेप अवेलेबल है, जैसे कि रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, ओवल, स्फेरिकल, फ्लैट, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। बहुत सारे सेल्स के शेप्स होते हैं। ओके, अगर हम साइज की बात करें तो सबसे छोटा सेल कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कितना होगा साइज उसका? 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच एग। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। सबसे लंबा सेल कौन सा होगा? न्यूरॉन। क्लियर है ये वाली बात? और बैक्टीरिया के सेल का साइज क्या होगा? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, चलो इसके बाद टोटली नया टॉपिक है। इतना एक बार रिकॉल कर लो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पढ़ लो अपने बुक में फटाफट, टेक्स्ट बुक खोलो। सेल का चलो अब ध्यान से सुनना सभी लोग, अब एकदम फोकस करके सुनो।
देखो हमारे पास ना दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है मैथियस क्लेडेन और एक का नाम है थियोडोर श्वान। हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है मैथियस क्लेडेन और दूसरे का नाम क्या है? थियोडोर श्वान। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है मैथियस क्लेडेन और एक का नाम है थियोडोर श्वान। ये जो स्क्लेडेन थे ना, ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होगा? इन्होंने प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च और स्टडी की। जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, रिसर्च था, जो भी था, सब कुछ किस पे किया? प्लांट पे। तो ये कौन हो गए? ये हो गए बॉटनिस्ट। ये है बॉटनिस्ट। ये प्लांट पे अपना रिसर्च किए। और जो श्वान थे ना, ये थे जूलॉजिस्ट। तो ये किस पे रिसर्च करेंगे? एनिमल पे। तो इन्होंने एनिमल पे रिसर्च किया। तीन पैर है बस, एक पैर टूट गया। तो इन्होंने एनिमल पे रिसर्च किया और इन्होंने प्लांट पे किया। तो ये बॉटनिस्ट हुए और ये क्या हो गए? श्वान, जूलॉजिस्ट। देखो कभी अगर कंफ्यूजन हो कि कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है, तो याद रखना श्वान। देखो श्वान एक एनिमल होता है, बत्तख टाइप, पानी में, व्हाइट कलर का श्वान। तो एनिमल वाला जूलॉजिस्ट हुए ना, ऐसे याद रखो। ओके ठीक है। और ये कौन हो गए? आपके बॉटनिस्ट। ओके, अगली बात सुनो। ये जो स्केलेटन थे, इन्होंने कौन से साल में काम किया? 1838। और इन्होंने कब काम किया था अपना? 1839। स्केलेटन ने कौन से साल में काम किया? 1838। और श्वान ने कब किया? 1839। क्लियर है ये बात? अब फोकस करना। मैथियस क्लेडन प्लांट के ऊपर रिसर्च किए। रिसर्च करके उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट होंगे सब के सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं या उनके प्रोडक्ट से बने हैं। सेल से बने या उनके प्रोडक्ट से बने। ये वाली बात समझ आई? श्वान ने भी एनिमल पे काम किया और काम करके क्या बोला कि जितने भी एनिमल हैं वो सब किससे बने? सेल से बने या उनके प्रोडक्ट से बने। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। इन्होंने क्या बोला स्क्लेडन ने? कि प्लांट सेल से बने। और इन्होंने क्या बोला? कि एनिमल की बॉडी सेल से बनी है। बराबर है? अब ध्यान से सुनना। दोनों ने मिलकर एक थियरी दी। ये दोनों ने मिलकर एक थियरी दी। दोनों ने मिलकर एक थियरी दी, जिस थियरी का नाम क्या होगा? सेल थियरी। क्या नाम होगा इसका? सेल थियरी। और सेल थियरी में उन्होंने एक बात बोली, दोनों ने मिलकर एक बात बोली। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट चाहे एनिमल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात सभी को? वापस सुनो। स्क्लेडन, श्वान। स्क्लेडन क्या थे? बॉटनिस्ट। और श्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट। इन्होंने काम किया साल 1838 में, इन्होंने काम किया 1839 में। इन्होंने प्लांट पे रिसर्च करके क्या बोला कि जितने भी प्लांट वो किससे बने? सेल से। इन्होंने क्या बोला? जितने भी एनिमल वो किससे बने? सेल से। दोनों ने मिलकर एक थियरी दी जिसका नाम क्या है? सेल थियरी। जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट एनिमल दोनों आ रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने? सेल से या उनके प्रोडक्ट से। तो सब लोग एकदम ध्यान से सुन रहे थे। अरे हाँ, क्या बात बोली, वाह 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 वाह। तभी एक बंदा खड़े होकर पूछ लिया कि श्वान चचा, बात तो सब सही है, लेकिन एक बात बताओ, सेल कैसे बना है? सेल कैसे बना है वो तो बताओ। तो दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार रिप्लाई किया और दोनों ने बोला नहीं पता, नहीं पता उनको। तो ये लोग नहीं बता पाए कि सेल कैसे बना है। तो ये थियरी कहां पर फेल हुई? ये बात समझ आई? ये थियरी इस पॉइंट पर आकर फेल हो गई।
थियरी का एक पॉइंट सही है कि जितने भी प्लांट एनिमल है वो सेल से बने, बराबर है, बराबर, एकदम बराबर है। लेकिन ये थियरी ये नहीं बता पाई कि सेल कैसे बने। तो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस थियरी? इस थियरी का ड्रॉबैक क्या होगा? तो इस थियरी का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मींस क्या होगा? फेलियर। तो ड्रॉबैक है यहां पर फेल, सिंपली हम लिख देते हैं न्यू सेल कैसे बना ये नहीं बता पाए। क्लियर है? तभी तभी एक साइंटिस्ट एंट्री मारे, बड़ाऊ थे एकदम, बराबर है। कौन से साल में एंट्री मारे? तो इन्होंने एंट्री मारा 1855। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रूडोल्फ वर्चाओ। बचाओ नहीं, रूडोल्फ वर्चाओ। इनका नाम क्या है? रूडोल्फ वर्चाओ। ओके, तो ये साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ वर्चाओ, और इन्होंने बोला कि बेटा बैठ जाओ, हमें सब पता है, हम बताते हैं। इन्होंने को 2 पॉइंट बोला। पहला पॉइंट, अच्छा इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सिंपली क्या किया, जो सेल थियरी थी, जो सेल थियरी थी उसको लिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके नई थियरी दे दी। और उस थियरी को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो दी उस थियरी को इन्होंने बोला मॉडर्न सेल थियरी। तो इन्होंने दी मॉडर्न सेल थियरी। ये लोगों ने क्या दी थी? सेल थियरी। और ये लोगों ने क्या दी? मॉडर्न सेल थियरी। मॉडर्न सेल थियरी में उन्होंने 2 पॉइंट बोला। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सब के सब किससे बने? सेल से बने या उनके प्रोडक्ट से बने। और नया पॉइंट क्या दिया? नया पॉइंट उन्होंने सीधा बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। गाली नहीं दिया, रुको। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला ओमनेस सेल्यूला ई सेल्यूला। तेजी से अपने भाई बहन को बोल के देखना, जाके मम्मी को बता देगा, मम्मी देखो भैया क्या बोल रहा है। ठीक है, कभी किसी से झगड़ा वगड़ा हो जाए तेजी से देख के चले जाना, आधा घंटा तो कंफ्यूज आएगा कि किस पे दिया किसको याद करके क्या घर में तो ध्यान से सुनना। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होगा कि ऑल द न्यू सेल, ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ओल्ड सेल, मतलब नया सेल पुराने सेल से बनेगा। क्या बात बोल दी, वाह मजा आ गया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो नया सेल है वो कहां से बनेगा? पुराने से, प्री एग्जिस्टिंग, लाइक जो पहले से। तो नया सेल किससे बनेगा? पुराने से, ये बात बोली। तो लोगों ने पूछा अच्छा उसके पहले वाला कहां से बना? उसके पुराने से। तो बोलते बताऊं तो देखो पहला सेल कहां बना वो इस चैप्टर में नहीं आता, क्योंकि वो तो इवोल्यूशन का पार्ट है। तो उसको हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, जो कि 12th में। पहला सेल कैसे बना, जमीन पे बना कि पानी में बना, कैसे बना, क्या कर सकता था क्या नहीं कर सकता था, बिना ऑक्सीजन के था कि ऑक्सीजन के साथ था, खाना क्या खा रहा था, ये पूरा एक अलग टॉपिक है। डार्विन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, हाँ ये उसमें आएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए ये सब बात समझ आई? हो गया खत्म। एक बार वापस सुनो, चलो रिवाइज कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 3 साइंटिस्ट हैं, उनमें से 2 शुरुआत में हमने लिया, एक थे स्क्लेडन और एक है श्वान। स्क्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं और ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, जर्मनी और ब्रिटिश ऐसे। ये इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया 1838 में, और स्टडी करके बोला कि जितने भी प्लांट है सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल से या उनके प्रोडक्ट से। इन्होंने बोला जितने भी एनिमल उनकी बॉडी किससे बनी है? सेल से या उनके प्रोडक्ट से। दोनों ने मिलकर एक थियरी दिया जिसे क्या बोलोगे? सेल थियरी। और सेल थियरी में उन्होंने एक पॉइंट बोला, क्या बोला? कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो यहां पर एक सवाल आया कि अच्छा सेल किससे बना है वो बताओ, तो यहां पे ये फेल हो गए। तो ये लिमिटेशन था इस थियरी का कि फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट था इन द ईयर 1855 जिनका नाम था रूडोल्फ वर्चाओ, और इन्होंने ओल्ड सेल थियरी को मॉडिफाई करके क्या बना दिया? न्यू सेल थियरी या मॉडर्न सेल थियरी। और इसमें इन्होंने 2 पॉइंट मेंशन किया। पहला तो वही था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, सही है। दूसरा पॉइंट क्या ऐड किया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है कि न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड सेल।
क्लियर हुई ये वाली बात? पक्का? ठीक है, देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में, ये आपके टेक्स्ट बुक में शायद डब्बे उब्बे में करके दिया है। हाँ, डब्बे में दिया होगा, पढ़ लेना। चलो सुनो, नेक्स्ट टॉपिक इज टोटीपोटेंसी। देखो टोटीपोटेंसी क्या होगा, अगर कोई सेल है आपके पास और वो सेल के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो डिवाइड करे, नए सेल बनाए और उस नए सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, पूरा इंसान बना दे, पूरा प्लांट बना दे, कोई पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दे एक सेल से, तो इस खासियत को क्या बोलोगे? टोटीपोटेंसी। वापस सुनो, जैसे आपके पास कोई एक सेल है, जैसे ये कोई एक सेल है, अब ये डिवाइड किया तो और सेल बनेंगे, अब वो सेल मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, इस खासियत को क्या बोलोगे? टोटीपोटेंसी। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है, देखो, कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस हो, लिविंग सेल, न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? डिवाइड, डिवीजन, डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल, और सेल बनाया और वो सेल मिलकर क्या बना दिया? पूरा नया ऑर्गेनिज्म, दस फॉर्मिंग अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या बोलोगे? टोटीपोटेंसी। एग्जांपल दिया है, एम्ब्रियोनिक सेल्स आर टोटीपोटेंट सेल आल्सो नोन एज स्टेम सेल। सुनो, जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर जाइगोट होता है, हम जाइगोट होते हैं। होता क्या है? अंडा स्पर्म मिला, क्या बना? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 3 लेयर बनते हैं सेल के, बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्टोडम, बीच को बोलते हैं मीजोडम, अंदर को बोलते हैं एंडोडम। ये 3 लेयर बनते हैं और इन 3 लेयर से पूरा शरीर बनता है। तो ऐसे ही सेल को आप क्या बोलते हो? टोटीपोटेंट सेल। क्या ये वाली बात समझ आई? पक्का? क्लियर है? ठीक है, तो टोटीपोटेंसी का मतलब समझ आया ना? अगर किसी सेल में इतनी खासियत हो कि वो डिवाइड कर करके नए सेल्स बनाते जाए और उन सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, इसी को बोलेगा टोटीपोटेंसी। पक्का समझ में आया? ओके। चलो, अब ध्यान से सुनना। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। देखो, 2 टाइप के सेल होते हैं पूरी दुनिया में, 2 ही टाइप के सेल अपने पास मेन। एक होगा प्रोकार्योटिक सेल, एक होगा यूकार्योटिक सेल। ये आपने सुना भी होगा, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। अच्छा, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक होगा क्या? प्रोकार्योटिक सेल कहां मिलेगा आपको? बैक्टीरिया में। कहां मिलेगा? बैक्टीरिया में, मोनेरा में मिलता है, किंगडम मोनेरा। तो जो बैक्टीरिया का शरीर होता है वो किससे बनता है? प्रोकार्योटिक सेल से। और जो यूकार्योटिक सेल होगा वो कहां मिलेगा आपको? 4 लोगों में मिलेगा। प्लांट में, बेटा एक ही मुक्का मारूंगा, दूसरे दिन दिखोगे नहीं। हाँ, जो यूकार्योटिक सेल होगा वो 4 लोगों में मिलेगा। एक तो मिलेगा प्लांट में, एक मिलेगा एनिमल में, एक मिलेगा आपके प्रोटिस्टा में, और लास्ट इज फंजाई, फंगस में मिलेगा। तो इन चारों में क्या मिलेगा आपको? यूकार्योटिक। और प्रोकार्योटिक किसमें मिलेगा? मोनेरा में। क्या ये वाली बात समझ आई? मोनेरा में कौन सा सेल मिलेगा? जैसे मोनेरा का एग्जांपल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पढ़े थे ना, मोनेरा है। जितने बैक्टीरिया सब मोनेरा में आते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, बहुत सारे, अभी आपको कुछ नहीं समझेगा। अलग से इसके लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को। वापस सुनो, क्या बोला हमने? हमने बोला कि 2 सेल्स होते हैं हमारे पास, एक होगा प्रोकार्योटिक और एक होगा यूकार्योटिक। अगर आप पूछो कि कौन कौन है जिसके पास प्रोकार्योटिक सेल है, तो मोनेरा हाथ उठाएंगे, हमारे पास, मालिक हमारे पास है। अगर हम पूछेंगे कौन कौन है जिसके पास यूकार्योटिक सेल है, 4 लोग हाथ उठाएंगे। कौन कौन? प्लांट, प्लांट में यूकार्योटिक सेल होता है। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि प्रोकार्योटिक है क्या, यूकार्योटिक है क्या, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा लेकिन आगे बताऊंगा। अभी क्या बता रहा हूं कि ये मिलेगा किसमें? तो प्लांट में मिलेगा यूकार्योटिक, एनिमल में मिलेगा, प्रोटिस्टा में मिलेगा, फंजाई में मिलेगा।
तो कहां मिलेगा ये समझ आया? अब होता क्या है वो समझो, पहले कुछ बेसिक समझो। पहले कुछ बेसिक बातें समझो फिर आगे चलते हैं। चलो, अगर मैं आपको दो सेल दे दूं और मैं बोलूं ये सेल देखो और मुझे बताओ कि ये प्रोकार्योटिक सेल है कि यूकार्योटिक सेल, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? होता क्या है नहीं बता रहा हूं अभी, ये पूरा चैप्टर में ही बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर यही बना है कि प्रोकार्योटिक सेल क्या है, वो अलग पूरा चैप्टर है, वो करेंगे हम लोग। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके सामने दो सेल है, एक प्रोकार्योटिक है और एक यूकार्योटिक है, तो देख कर कैसे बता दोगे कि हाँ ये वाला प्रोकार्योटिक है, ये वाला यूकार्योटिक है? ये देख कर कैसे बताएंगे, आ जाओ समझो। चलो सुनो, एक मिनट और रुक जाओ।
चलो अब सुनो, सुनो, थक गए हो गए ना, खा लो खा लो। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास ये दो सेल है, ये प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल है, बराबर है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको कोई देखकर बोले कि अगर आपको बोले कि ये देखकर बताओ कि कौन सा प्रोकार्योटिक सेल है कौन सा यूकार्योटिक सेल है, तो अरे खा लो आराम से, तो कैसे बताओगे? ध्यान से सुनना, कैसे बताओगे? तो सुनो, नीट बैच में तो लोग ऐसे खाते खाते हैं, हाँ, ये वाला वापस बताओ, ऐसे ऐसे सब चोर भरे वहां पे, नीट बैच में एक क्लास में बैठते हैं सब। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो देख कर कैसे बताओगे कि प्रोकार्योटिक सेल कौन सा है यूकार्योटिक सेल कौन सा है? देखो बहुत ही आसान है, जिस सेल में न्यूक्लियस दिखे वो यूकार्योटिक सेल है, और जिस सेल में न्यूक्लियस ना दिखे वो प्रोकार्योटिक सेल है। जैसे कि ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना आपका, तो ये है आपका न्यूक्लियस। क्या यहां पे न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ हमारे, न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर होता है, यूकार्योटिक सेल में होता है। देखो यहां पे है, क्या इनमें न्यूक्लियस है? नहीं। अच्छा अब सुनो, ये न्यूक्लियस अपना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस में क्या मिलता है हमें? सुनो, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा हमें? क्या? क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। वेरी गुड। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से, बराबर है। क्रोमोसोम इनके अंदर भी है, ये क्रोमोसोम है, देखो इनका क्रोमोसोम ऐसा होता है, गोल सा होता है, हमारा क्रोमोसोम ऐसा होता है, बराबर है। देखो हमारा क्रोमोसोम होगा समथिंग लाइक दिस, बराबर है। हमारा डीएनए होगा कुछ ऐसा, पर इनका कुछ ऐसा होगा। इनके पास भी क्रोमोसोम है, हमारे पास भी क्रोमोसोम है, फर्क ये है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, उनके पास सिर्फ एक है, उनके पास सिर्फ एक है, और सर्कुलर है, सिंगल सर्कुलर। हमारे पास स्पाइरल, क्रोमोसोम बटरफ्लाई शेप है, और कितने हैं? 46 है। हमारा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमारा क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको? ये कवर दिख रहा है ना, ये कवर, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? कवर, जिसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं तो मेम्ब्रेन कहां से आएगा? इनका क्रोमोसोम बाहर से दिख रहा है, कोई कवर है ही नहीं, बाहर से देख, बाहर से दिख रहा है, देखो। पर क्या हमारा बाहर से दिखेगा? क्योंकि प्रॉपर किसके अंदर है वो? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन। ये वाली बात समझ आई? इनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जिसके पास न्यूक्लियस होगा कौन सा सेल होगा? यूकार्योटिक। और जिसके पास नहीं होगा उसे क्या बोलोगे? प्रोकार्योटिक। बट एक बात सुनो, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, पर जिस हिस्से में इनका क्रोमोसोम है उस हिस्से को, जिस हिस्से में इनका क्रोमोसोम है उस हिस्से को आप बोलोगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलोगे? तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? न्यूक्लियोइड। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? न्यूक्लियोइड क्या होता है, समझ आया सबको? वो हिस्सा जहां पर उनका क्रोमोसोम प्रेजेंट है उस हिस्से को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड। हमारा क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इनका कहां होता है? न्यूक्लियोइड में। क्लियर है? क्या न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर है? एक जगह है, जगह है, बस ये जगह है, ये पूरा साइटोप्लाज्म, अंदर पानी है, साइटोप्लाज्म। हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब दूसरा डिफरेंस हो रहा, पहला डिफरेंस समझ आया? दूसरा डिफरेंस, हमारे सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं? ये ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं इनको। सेल ऑर्गेनल क्या होता है? सुनो, हमारे पास ऑर्गन प्रेजेंट है सब, कान नाक आंख, इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट है सेल के अंदर, उनके ऑर्गन्स को ऑर्गेनल बोलोगे आप। तो जैसे कि माइटोचॉन्ड्रिया, चलोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोली बेटा मस्तिष्क, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम,
माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन अंदर होता है बहुत सारा, ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये सब हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो कुछ भी होता है इनके अंदर नहीं होता। तो इनमें से कुछ भी दिख जाए तो समझ जाओ ये कौन सा सेल है, यूकारियोटिक। और जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, प्रोकारियोटिक। अब अगली बात सुनो। अच्छा मुझे बताओ, ये प्लांट सेल बना है कि एनिमल सेल? ये प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट। अरे ये हमारे अंदर होता, धूप में निकलते यहां से आम उग जाता। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है ना, खाना बनाता है। आई बात समझ में? अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात सुनो, कुछ सोच के नहीं बनाया, सब डाल दिया इसमें और कुछ नहीं। एनिमल सेल, प्लांट सेल होता तो स्क्वायर में होता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लास्ट बात सुनो। हमारे अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कवर। ये देखो ऐसे मेम्ब्रेन होता है, सबके ऊपर कवर होता है। देखो सबके ऊपर कवर है, ऐसा कोई बिना कपड़े के नहीं बैठा यहाँ पे, सबके ऊपर कवर है। देखो, नहीं इसके ऊपर नहीं होता है। ये इकलौता है, ये इकलौता है जिसके ऊपर कवर नहीं होता। कौन है वो? राइबोसोम। राइबोसोम, सुनो राइबोसोम की खासियत बता रहा हूं, अगले स्लाइड में बनाता हूं, अगले स्लाइड में बनाता हूं, ये एक्सेप्शन है। क्या ये बात समझ आई? अब फाइनली बात सुनो। अगर आपसे कोई पूछे, दो तीन सेल दे दे आपको और बोले कि बताओ इनमें से प्रोकार्योटिक कौन है, यूकार्योटिक कौन है, तो सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे आप? न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वो कौन होगा? यूकार्योटिक। जिसमें नहीं होगा वो कौन होगा? प्रोकार्योटिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, जिस सेल में आपको सेल ऑर्गेनल दिखेंगे और उसमें मेम्ब्रेन दिखेगा, वो कौन होगा? यूकार्योटिक। और जिसमें नहीं होगा वो कौन होगा? प्रोकार्योटिक। तो क्या सभी को यहाँ पे प्रो और यू का डिफरेंस समझ आया? ये था आपका यूकार्योटिक सेल और ये है आपका प्रोकार्योटिक सेल। क्या ये वाली बात समझ आई? क्या इसमें कोई डाउट है? इसको देख लो, फिर राइबोसोम के बारे में बताता हूं। क्या बेटा तुम लोग क्या प्लानिंग चल रहा है? परीक्षा नहीं चल क्या? चलो स्टार्ट करते हैं अब। सुनो, मैंने आपको बोला, सीधा बैठ जा। मैंने आपको बोला कि जो कुछ भी प्रोकार्योटिक सेल में मिलेगा वो यू में नहीं मिलेगा, और जो यू में मिलेगा वो प्रो में नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में सेम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ, पर दोनों में एक चीज सेम होती है। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म, पानी दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में, पानी दोनों में। ये वाली बात समझ आई? दूसरी बात, साइटोप्लाज्म कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, स्ट्रक्चर जो दोनों कॉमन है उसकी बात करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो दोनों में मिलेगा। अच्छा राइबोसोम क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना। ये राइबोसोम है। क्या हो गया? पंखा चालू कर, रिकॉर्डिंग में आता है वो। ये थोड़ा स्लो कर लो, आवाज नहीं आना चाहिए, रिकॉर्डिंग में जाएगा वो। अब ध्यान से सुनना, राइबोसोम दोनों में मिलेगा। अच्छा राइबोसोम क्या होता है पता नहीं, रुको अभी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली बात, सबसे मेन खासियत सुनो, कि ये दोनों में मिलेगा, प्रो में भी मिलेगा और यू में भी मिलेगा। ये वाली बात समझ आई? अगर आपसे बाहर कोई रोड पे रोक के पूछ लिया, आओ बेटा आ जाओ आ जाओ, जल्दी आगे कि लेट आए हो? क्या नाम है? पूजा के भाई हो क्या? नहीं, मुझे लगा पूरे भाई बहन एकदम बस पढ़ ही रहे हैं क्या। अब ध्यान से सुनो, रोस्ट हो गया होता अभी तो। सुनो, तो सबसे पहली बात, ये जो राइबोसोम है ना, ये दोनों में मिलेगा। ये भेदभाव नहीं करता कि प्रोकार्योटिक सेल है कि यूकार्योटिक, दोनों में घूम रहा है ये, दोनों में घूम रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बिना कपड़ों के घूम रहा है।
मतलब मेम्ब्रेन नहीं है उसके ऊपर। देखो जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं ना उनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, कवर होता है। ये इसके पास कवर ही नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है ये मम्मी खाना, ये दोनों में घूम रहा है ऐसे ही बिना मेम्ब्रेन के। तो ये पॉइंट याद रहेगा। अगर कोई बाहर पूछ लिया कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलेगा, क्या बोलोगे? राइबोसोम। और विदाउट मेम्ब्रेन है ये। क्लियर है? अच्छा, विदाउट मेम्ब्रेन के लिए हम एक बात लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कौन लिखे तमीज से, ऐसे ही लिख लो फटाफट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? नॉन मतलब मेम्ब्रेन नहीं है इस ऑर्गेनल पे। अब ध्यान से सुनना, राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम पूरा टॉपिक है आगे, अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अभी कुछ ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूं। अब दूसरा बात सुनो कि इसका काम क्या होता है। तो ये दोनों में मिलेगा और क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये लोग बनाएंगे प्रोटीन। तो ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए दो छुट्टा इसीलिए बीटीएस वाली हरकतें नहीं करनी है। इसीलिए यहां पे कोई है बीटीएस फैन? मुझे गलती से मत बता देना वरना जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चलो, तो वापस सुनो, ये राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। इसीलिए उसे क्या बोलोगे? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलोगे? प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन बना रहा है ना, इसीलिए क्या बोलोगे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दोनों में यही काम कर रहा है। आई बात समझ में सबको? राइबोसोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम चालू करेंगे डिटेल में प्रोकार्योटिक सेल, डिटेल में चालू करेंगे। अब मैं यहां पर अब आपको बताऊंगा कि प्रोकार्योटिक सेल होता क्या है। अब मैंने बोला ना अभी बता नहीं रहा हूं, ये सब किस में होता है वो बताया, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो बताया। अब होता क्या है वो समझते हैं, डिटेल में समझेंगे एकदम अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर 3 कवर मिलेंगे। कितने? प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर 3 कवर मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? फोकस करना है यहां से। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो आगे जाके नीट या मेडिकल साइड जाने वाले हो, प्रिपेयर करने वाले हो? तो तुम लोगों ने नीट बैच में लिया कि नहीं? यहाँ पे अगले हफ्ते से चालू हो रहा है, पता है ना? बायो में ही पढ़ाने वाला हूँ, 2 साल झेलना पड़ेगा। चलो वापस आओ, सुनो। तो सुनो, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर 3 कवर्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाला कवर होगा, इस कवर को बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, एकदम फोकस करना। क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर आओ बीच वाले लेयर पे। जो बीच वाला लेयर होगा, जो बीच वाला लेयर होगा, मिडल लेयर होगा, उसे बोलोगे सेल वॉल। क्या बोलोगे? आ जाओ आ जाओ, सेल वॉल। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं।
जो थर्ड लेयर था, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, अरे आ जाओ शर्मा मत हुआ, जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा उसे क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे इसको? अरे परेशान क्या कर रहे हो उसको? जॉनसन बेबी लगा है, क्या करना है? यहां देखो ना, परेशान कर दिए बेचारे को। इधर आओ, वापस सुनो, वापस सुनो। प्रोकार्योटिक सेल पे कितने कवर्स होते हैं? 3। सबसे बाहर वाले को क्या बोलोगे? ग्लाइकोकैलिक्स। बीच वाले को क्या बोलोगे? बायो है तुम्हारा? फिर अच्छा, मुझे लगा दूसरा क्या है? सेल वॉल। और सबसे अंदर वाला कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रहेगा सबको? अभी याद नहीं हो रहा तो समझो अच्छे से, खाली घर पे जाके याद कर लेना, ठीक है? अभी एकदम फोकस रखना। अच्छा, पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क्लास में 50% तो रिटेन हुआ ही होगा, कुछ नहीं तो 50% तो रिटेन हो रहा होगा, जो फोकस कर रहे हो उनका। ठीक है, चलो बाकी का 50% घर पे करना होता है। ठीक है, वही अगर नीट की बैच होती तो 100% रिटेन होता। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं ये मौका देता ही नहीं हूं, ये चिल्लर चोरी करने वाला जो पीछे कर रहे हो तुम लोग कब से। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। बाहर वाला लेयर क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। बीच वाला लेयर होगा सेल वॉल, और अंदर वाला लेयर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात होती है, ये कुछ अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो, लेकिन हमने वो वर्ड यूज किया जो नीतू जी यूज करती है, मतलब हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में होता है। बराबर है, एनसीईआरटी इज द मेन, स्टेट बुक भी उसी को फॉलो करता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, एक एक करके तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है कि इनर मोस्ट? क्वेश्चन आएगा कि बाहर से अंदर की तरफ लेयर का नाम बताओ, या अंदर से बाहर की तरफ लेयर का नाम बताओ। अगर अंदर से बाहर पूछो तो क्या बोलोगे? पहले प्लाज्मा, ये वाली बात क्लियर है? फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, सुनो। ये किसका बवासीर हो रहा है? नहीं, किसी को बवासीर का दर्द उठ रहा है तो बता दो, यही इलाज कर दें। अबे हट हट। तो समझे, मैंने सबसे बाहर वाला लेयर बनाया ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, अजीब सा बोर्ड है। सुनो, मान लो ये हमने ग्लाइकोकैलिक्स बना लिया, सबसे बाहर वाला लेयर बनाया। अब एकदम ध्यान से सुनना, ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग प्रोकार्योटिक सेल में अलग अलग होगा। कैसे होगा? वापस सुनो, ग्लाइकोकैलिक्स जो बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ये अलग अलग देखो सेल में अलग अलग है सबका। अरे क्या देख रहे हो? ये कहां ग्लाइकोकैलिक्स देख लिए? अश्लीलता की हद होती है। वापस सुनो, ग्लाइकोकैलिक्स सभी प्रोकार्योटिक सेल में अलग होगा। क्या अलग होगा? केमिकली अलग होगा, मतलब सबका अलग अलग केमिकल से ग्लाइकोकैलिक्स बना है। ये वाली बात क्लियर है? सो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ग्लाइकोकैलिक्स क्या डिफरेंट होता है सबके अंदर? इसका केमिकल कंपोजिशन। सभी प्रोकार्योटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स का क्या अलग मिलेगा आपको? केमिकल कंपोजिशन, मतलब अलग अलग केमिकल से बना होगा। मेरे अंदर कोई और केमिकल यूज हुआ होगा, आपके अंदर किसी और केमिकल, हमारे अंदर नहीं होता। पहली बात, मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग बैक्टीरिया हैं, बराबर है? अब ध्यान से सुनना, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है। उधर है बिटिया, उधर है, उधर जाओ। 10:30 बजे होगा इधर। हाँ, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है। आप उसको टच करके देखो, या तो वो कड़क मिलेगा, या तो पिचुक पिचुक आपको लूज मिलेगा।
या तो कड़क मिलेगा या, नहीं तुम लोग को नहीं करना है, या तो वो कड़क मिलेगा या वो तो तैयार बैठा है, या तो वो कड़क मिलेगा या तो वो लूज मिलेगा। अगर वो अगर वो कड़क मिलेगा, टफ मिलेगा तो क्या बोलोगे, अगर वो लूज मिलेगा तो क्या बोलोगे? सुनो, इट कैन बी आइदर टफ और इट कैन बी आइदर लूज। अगर बच्चों देखो, अगर वो टफ मिलेगा, अगर वो टफ मिलेगा तो आप उसे बोलोगे कैप्सूल। क्या बोलोगे? कैप्सूल। और अगर वो लूज मिलेगा तो क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। क्या बोलोगे? अगर वो मिला आपको टफ तो क्या बोलोगे? कैप्सूल। और अगर वो मिला लूज तो क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। हो गया, खत्म, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म। एक बार वापस सुनो, मैंने कहा कि प्रोकार्योटिक सेल, लेट्स सपोज ये प्रोकार्योटिक सेल है, इसके ऊपर 3 लेयर मिलेगा, बाहर, बीच में, अंदर। जो बाहर वाला लेयर कौन सा है? वो है ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे पहली बात, ग्लाइकोकैलिक्स कौन सा लेयर है? ये सबसे आउटर मोस्ट, बराबर है। हर सेल में आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स होगा वो क्या होगा? अलग होगा। क्या अलग होगा? केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग केमिकल से बना है। अब दो तरीके का हो सकता है, या तो वो टफ होगा या तो वो लूज होगा। अगर वो टफ होगा तो क्या बोलोगे? कैप्सूल। अगर वो लूज होगा तो क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। आई बात समझ में? स्लाइम लेयर। क्लियर है बात सभी को? घूर लो इसको उधर उधर। चोर लोग इतना जल्दी कैसे आ गए आज? मेरा लेक्चर थोड़ी ना हम लोग, कल था। गिरा हुआ बंदा। अब आ जाओ सेकेंड लेयर पे। तो यहाँ पे सेकेंड लेयर कौन सा दिख रहा है आपको? सेल वॉल, जो सेकेंड लेयर है। एक और बनाए थे ना अपन, हाँ। जो सेकेंड लेयर दिख रहा है वो कौन सा लेयर है आपका? सेल वॉल। ध्यान से सुनना, सेल वॉल आपका मिडल लेयर होगा, फोकस करना आप। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या करेगा? सेल वॉल यहां पर स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट। वो सेल को शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ये 3 चीजें प्रोवाइड करेगा। ये वाली बात क्लियर है? ये देखो, सेल वॉल क्या करेगा? शेप देगा सेल को, सेल को उसका स्ट्रक्चर देगा, और क्या देगा? सपोर्ट देगा। क्या देगा? सपोर्ट देगा। तो शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट कौन देगा? सेल वॉल देगा सेल को। क्लियर है? और क्या करेगा? दो काम और करेगा, सेल को दो चीजों से बचाएगा, फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब फट जाना, और फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स और बर्स्ट होने से बचाएगा। तो दूसरा, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। क्या यहां तक सब पहुंच गए? इसमें कोई डाउट है? पक्का? चलो, अब हम बात करेंगे फाइनली सबसे अंदर वाले लेयर की, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ जाओ, अब इसको डिटेल में पढ़ना है। ओके, दिस इज योर इनर मोस्ट लेयर, दिस इज योर इनर मोस्ट लेयर, जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ जाओ समझते डिटेल में।
तो ये लेयर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है, चलो पहले इसका मतलब समझो, अभी तो इसमें बहुत कुछ बताना है। सिलेक्टिवली परमेबल क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपके पास कोई सेल है, अगर देखो दो चीजें हमें पता होती है, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो चीज डिसॉल्व हो रही है वो सल्यूट है, जिसमें हो रही है वो सॉल्वेंट है, बराबर है। तो सॉल्वेंट को अंदर जाने मिलेगा, कौन अंदर जा जाएगा एकदम आराम से, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एकदम आराम से जा सकता है, पर सल्यूट, सल्यूट अंदर नहीं जा सकता। इसको बोलेंगे हम लोग सेमी परमेबल। इसको क्या बोलेंगे, पर हम तो सिलेक्टिवली परमेबल समझ रहे हैं ना। सेमी परमेबल का मतलब समझ आया, आपने ये वर्ड सुना होगा सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब है कौन अंदर जा सकता है एकदम आराम से, सॉल्वेंट। सल्यूट अंदर नहीं जा सकता। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट एकदम आराम से जा सकता है, सल्यूट नहीं जा सकता अभी भी, लेकिन कुछ कुछ सल्यूट जा सकते हैं। लाइक ऐसे सोडियम, चलो आजा, चल भाग आजा, पोटेशियम भाग भाग हट। तो कुछ लोग अंदर आ सकते हैं और कुछ लोग अंदर नहीं। तो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या बोलोगे, सिलेक्टिवली परमेबल। ये वाली बात समझ आई। और अगर कोई नहीं जा सकता इसे बोलोगे इम्परमेबल, कोई नहीं जा सकता। क्लियर हो गई ये बात सबको। तो सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल और इम्परमेबल, क्या तीनों का मतलब समझ आया। यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा, सिलेक्टिवली परमेबल। देखो जो चीज की जरूरत होगी उसको आने देगा, जिसको नहीं होगी उसको नहीं आने देगा, सीधी सी बात है। इसकी क्या बोलोगे, सिलेक्टिवली परमेबल। क्या ये वाली बात समझ आई सबको, कोई भी डाउट है यहाँ पे, वेरी गुड, वापस आओ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा यहाँ पे, सिलेक्टिवली परमेबल। ये वाली बात क्लियर है, ओके। अब सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल के अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से कनेक्ट करता है, क्योंकि देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पास ही ना सब कुछ है, सेल वॉल के पास है सब कुछ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके सबसे करीब कौन सा लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए उसके पास है। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, प्रोकार्योट के अंदर कुछ खास फीचर्स होते हैं, जैसे ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर, ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अगर आप ये देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। फोल्ड एक तो ऐसे हुआ है, एक गोल सा हुआ है, और एक ऐसा ट्यूब शेप हुआ है। जो आपको ऐसे दिख रहा है फोल्डेड, इसको बोलोगे लैमिले, इसे बोलोगे लैमिले, इसे बोलोगे वेसिकल, और इसे बोलोगे ट्यूब्यूल। क्या है ये तीनों, अलग अलग शेप को अलग अलग नाम दिया। गोल सा शेप होता है तो वेसिकल बोलते हैं, ट्यूब शेप होता है ट्यूब्यूल बोलते हैं, और अगर ऐसे फोल्डेड होता है तो क्या बोलोगे, लैमिले। पर है क्या ये, इन तीनों को आप साथ में बोलोगे, इन तीनों को आप साथ में बोलोगे मीजोजोम। ये मीजोजोम है। मीजोजोम अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लेयर से बनेगा, तो कौन सा लेयर बोलोगे आप, मीजोजोम बनेगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड होगा उसी से बनेगा आपका मीजोजोम। कितने टाइप का मीजोजोम बन सकता है, तीन टाइप का, लैमिले, वेसिकल, ट्यूब्यूल। ये प्रोकार्योट में मिलेगा आपको। क्लियर है ये वाली बात सबको। क्या करेगा, क्या करेगा मीजोजोम, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ मीजोजोम। देखो मीजोजोम के कुछ फंक्शंस होंगे, जैसे कि ऐसे याद रखो ट्रिक, सर CID, S फॉर
secretion, R for respiration, C for cell wall formation, I for increase surface area, और D for DNA रेप्लिकेशन। तो ये कुछ काम करेगा आपका मीजोसोम। अब लास्ट बात सुनो, कुछ कुछ सेल्स में ना, कुछ कुछ प्रोकार्योटिक सेल में मीजोसोम नहीं होता, मीजोसोम की जगह कुछ होता है। क्या होगा? कुछ ऐसा, ये देखो, ये क्या, ये क्या, ये तो इससे हम बोलेंगे क्या बोलोगे इसको? क्रोमेटोफोर। क्या बोलोगे इसको? तो कुछ कुछ प्रोकार्योटिक सेल में मीजोसोम ना होकर वहां पे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, और क्रोमेटोफोर के अंदर क्या मिलेगा आपको? पिगमेंट। और ये पिगमेंट से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो ये लोग फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये वाली बात समझ में आई? क्रोमेटोफोर अगर आपसे पूछा कौन से लेयर से बना, तो कौन सा लेयर होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात सभी को? वापस सुनो, हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाला लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से कनेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होगा, मतलब सॉल्वेंट को सबको अलाउड है, बस सल्यूट में कुछ कुछ सल्यूट को ही अलाउड है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुआ और तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाया। पहला आपका वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिले। बॉटल याद रखो, बॉटल, वॉटल, वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिले, ऐसे। पर कुछ कुछ प्रोकार्योटिक सेल में मीजोसोम ना होकर उसकी जगह कुछ और होगा। क्या बोलोगे उसे? क्रोमेटोफोर। क्या स्टोर होता है उसमें? पिगमेंट। और पिगमेंट से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। कौन से बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर मिलेगा? तो इसका एग्जांपल है BGA। व्हाट इज BGA? BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, या इसी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे का दूसरा नाम क्या होगा? साइनो बैक्टीरिया। क्या ये वाली बात समझ आई सभी को? इसमें कोई डाउट है? देख लो इसको भी। चलो एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग अब। तो ये हमने एक प्रोकार्योटिक सेल ले लिया। देखो, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। क्या न्यूक्लियस होगा उसमें? नहीं होगा। इनमें क्रोमोसोम कैसा होगा? क्रोमोसोम कैसा होगा इनमें? सर्कुलर होगा। कितना होगा? एक। सर्कुलर और सिंगल, ये बात समझ आई? किससे बना होगा? DNA से। किसमें? ब्लड सेल कौन सा? ब्लड सेल तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी में नहीं होता, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसलिए नहीं होता वहां पे। डब्ल्यूबीसी में होता है, वहां पे न्यूक्लियस है। अलग अलग न्यूक्लियस होता है। 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं आपका: एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट।
अलग होते हैं, सब में अलग होते हैं। चलो ध्यान से सुनना, चलो यहाँ पे देखो सुनो, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से, बराबर है, मतलब ये डीएनए है, और डीएनए का शेप क्या है? क्रोमोसोम का। कितने क्रोमोसोम होंगे? एक। शेप क्या होगा? सर्कुलर। अब सुनो, डीएनए ना ये, अभी मैं बोल रहा हूँ क्रोमोसोम, फिर मैं बोल रहा हूँ डीएनए। अरे ये डीएनए ही है, और डीएनए से ही क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ये वाली बात समझ आई? ठीक है, अब सुनो, डीएनए से आगे जाके क्या बन सकता है? आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आपको पता है, ये आपने 10th में पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोलते हो। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। अरे हमारे डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। हमारा डीएनए से बनेगा आरएनए, बराबर है। तो ये डीएनए से देखो ये बनेगा आरएनए। अब सुनो, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये सब 10th में था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ध्यान से सुनो, अब प्रोटीन कैसे बनेगा? सुनो, तो प्रोटीन बनाने के लिए आएगा राइबोसोम, क्योंकि मैंने कहा प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है? राइबोसोम। याद करो, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तो इसके ऊपर कौन आएगा? राइबोसोम। ये देखो आ गया। तो देखो, एक आर, अच्छा, आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। रो मत, रो मत या मटर, कुछ भी याद रखो। मटर एम टी आर, या रो मत आर एम टी, जैसे याद रखना है, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, कौन सा आरएनए ऐसा है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा? एमआरएनए। प्रोटीन कौन सा आरएनए बनाएगा? एमआरएनए। तो ये कौन सा आरएनए मैंने लिया यहां पे? ये एमआरएनए। सो दिस इज योर एमआरएनए। और ये सब क्या है उसके ऊपर? ये सब क्या है? राइबोसोम, क्योंकि हम प्रोटीन बनाने जा रहे हैं, राइबोसोम। अब लास्ट बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, अगर एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम मिलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को बोलोगे आप, इस स्ट्रक्चर को बोलोगे आप पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। आई बात समझ में? वापस सुनो, हो गया, वापस सुनो। आपके प्रोकार्योटिक सेल में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या न्यूक्लियस के अंदर है? न्यूक्लियस होता ही नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर जिस हिस्से में आपका क्रोमोसोम होगा, उस हिस्से को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड। क्या बोलोगे इसको? न्यूक्लियोइड। तो ये हिस्सा कौन सा है? ये आपका न्यूक्लियोइड है, बराबर है। ये आपका हिस्सा क्या है? न्यूक्लियोइड। अब ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम से क्या बना? आरएनए, क्योंकि क्रोमोसोम खुद क्या है? डीएनए। बना आरएनए। अब आरएनए के ऊपर जगह जगह पे क्या आ गया? राइबोसोम। और जब एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आ जाए, इसे क्या बोलोगे? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। समझ आया कि नहीं आया पहले वो बता दो, क्यों वापस बताऊं? पक्का समझ आया? पक्का आया ना? खाओ मां कसम। ठीक है, देख लो इसको। चलना नहीं है, बैठना है चुपचाप, सर आएंगे अभी। क्या? अच्छा उधर जाना है।